अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाद और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक इंटरव्यू सेशन अपलोड करने जा रहा हूँ। गूगल लाइसियम की स्टूडेंट मिसिस जैनब जो है वो एज अ लेक्चरर जोलॉजी सिलेक्ट हुई हैं और मैं उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ। और गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल आप देख भी रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। जिस तरह गूगल लाइसियम ने जीके डोज स्टार्ट की है, इसी तरह गूगल लाइसियम जो है वो बाकी चीज़ों की यानी इंग्लिश वोकैब की डोज, पाकिस्तान स्टडीज़ की डोज, इस्लामियात की डोज और बाकी चीज़ों के भी डोज इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करेगा। तो गूगल लाइसियम का ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब भी करें और इसकी वीडियोस को भी विजिट करें। ठीक है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो मिस जैनब हैं। और उनको बुलाने से पहले मैं एक दफ़ा लेक्चर ज़ूलॉजी का बताता चलूँ कि लेक्चर ज़ूलॉजी के अंदर कौन-कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि हम लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर अप्लाई करने के लिए यानी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरर ज़ूलॉजी का जो पेपर है उसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपके पास सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जी ज़ूलॉजी के अंदर, या आपके पास जो है ना 16 साल एजुकेशन होना चाहिए ज़ूलॉजी के अंदर। यानी आपने बीएस किया हो ज़ूलॉजी के अंदर, तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो अगर आपने एमएससी ज़ूलॉजी नहीं की, तो आप बीएस अगर ज़ूलॉजी हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास एंटोमोलॉजी के अंदर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर अगर आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ये एक सब्जेक्ट का नाम है। अकेला प्लांट पैथोलॉजी वाला में भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे का पूरे सब्जेक्ट का नाम है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। फिर एमएससी बायोलॉजी और एनिमल साइंसेज। ठीक है? तो एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो अब मैं अपनी गेस्ट मिस जैनब को वेलकम कहूंगा। तो ज़ैनब, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि ऑडियंस को पता चले आपके बारे में। अच्छा, थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई एम ज़ैनब तारिक एंड आई एम लिविंग इन फैसलाबाद। वैसे तो आई एम नेटिव टू सरगोदा, लेकिन 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी एफएससी के बाद। तो उस टाइम जो है मैं फैसलाबाद मूव कर गई थी और अपनी सारी स्टडीज़ जो है वो मैंने अपनी शादी के बाद ही कंप्लीट की, अपना बीएस ऑनर्स ज़ूलॉजी में और एमफिल ज़ूलॉजी में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी अपनी स्टडीज़ डिस्टिंक्शन के साथ जो है ना वो क्लियर की हैं। तो रिसेंटली मैंने जो है पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आई थी लास्ट ईयर दिसंबर में ज़ूलॉजी की, तो उस पे अप्लाई किया था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने सर उसामा का बैच भी ज्वाइन किया था जीके के लिए, क्योंकि मेरा जीके जो है ना वो ग्रे एरिया, बाकी अपने सब्जेक्ट पे सबको कमांड होती है लेकिन जीके जो है ना वो ग्रे एरिया होता है। तो उसके लिए मैंने सर का बैच ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में मेरा पेपर भी और इंटरव्यू भी वो क्लियर हो गया था सब कुछ। और जैसे लोग कहते हैं कि पीपीएससी में सिफारिश होती है, सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपने प्रिपरेशन करनी होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आप क्लियर कर जाते हो सारी स्टेजेस। अच्छा ज़ैनब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप हाउसवाइफ भी थी और आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो यस सर। आपने किस तरह तैयारी की लेक्चर ज़ूलॉजी की? किस मटेरियल को उन और किन चीज़ों को आपने फोकस किया ज़ूलॉजी के पोर्शन को कवर करने के लिए? ज़ूलॉजी के पोर्शन को कवर करने के लिए आपने किस-किस चीज़ को फोकस किया, किस-किस चीज़ के ऊपर और किस-किस चीज़ को यूटिलाइज़ किया? अच्छा सर, इसके लिए सबसे पहले तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आई मैंने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन सुबह एडवर्टाइजमेंट आई है, शाम को मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने अपनी सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैंने अपनी बेसिक्स को रिवाइज किया। उसके लिए मैंने एफएससी की जो बायो की बुक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, पीटीबी की भी और फेडरल की भी, इनको रिवाइज किया क्योंकि अब पढ़ा होता है, चीजों को रिवाइज किया और चीजों के नोट्स बनाना शुरू किया। एक 1 सेकेंड। मैंने उन चीजों के नोट्स बनाना शुरू किए, शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हाईलाइट करके उनको। उसके बाद अपना जो बीएस में कोर्स था उसमें मेन हमारी बुक होती है मिलन एंड हार्ले की। उसके 3 पेपर्स होते हैं, ए बी एंड सी।
उनको पढ़ना शुरू किया और उनके नोट्स बनाना शुरू किए और सबके मैंने नोट्स बनाए। कुछ की बुक पे, कुछ के अपने रजिस्टर वगैरह पे मैंने नोट्स वगैरह बना लिए। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता था पढ़ने का, ज़ाहिर-सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो 2 टू 3 आवर्स डेली जो है ना मैं अपने निकालती थी हर सूरत पढ़ने के लिए। बाकी सर का जो सेशन है मुझे पता था एडवर्टाइज़मेंट आनी है, वो मैंने सितंबर में ही जॉइन कर लिया था। एडवर्टाइज़मेंट आने से भी 3 मंथ्स पहले। जीके का और जो सर करवाते थे वो मैं साथ-साथ जीके करती रही। मीन्स जब एडवर्टाइज़मेंट आई तो मेरा जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट था, बेसिक्स उसके मैंने सारे कर लिए थे। तो ज़ैनब आपने बुक्स कौन-सी कंसल्ट की थी ज़ूलॉजी के पोर्शन के लिए? सर मैंने एफएससी की बायोलॉजी, पीटीबी की भी और फेडरल की भी। जो फेडरल की टेक्स्ट बुक होती है ना जो बायो की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, सबसे पहले उनको गो थ्रू किया था अच्छे से। उसके बाद में अपने बीएस के सिलेबस पे आई थी। उसमें सबसे पहले जो मेन बुक है मिलर एंड हार्ले की, उसको मैंने जो है 5th एडिशन, उसको सारी को कवर किया था। उसके बाद कुछ बुक्स और होती हैं, सेल बायोलॉजी की पीएस वर्मा की बुक है, उनमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो है उनको सिर्फ देखा था। मतलब ओवरऑल थोड़ा-थोड़ा। और एक और चीज़, इसके बाद मैंने ज़ूलॉजी के टेस्ट के लिए जो ये साइट्स होती है ना, एग्जामविडा हो गई या और बायजूस है, इनकी साइट्स वगैरह, इनको भी विजिट किया था। क्योंकि मैंने पेपर में देखे थे कि साइट से भी एमसीक्यूज आए होते हैं और पेपर में आए भी हुए थे, हमारे पेपर में भी। एट द एंड उन साइट्स को भी देखा था मैंने। अच्छा, तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? माशाल्लाह आपके मेरे ख्याल से 2 बच्चे हैं और आजकल नहीं मेरे सर। पास जो लड़की हैं, उनके पास बहाने हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो आप एक हाउसवाइफ हैं और 8 साल माशाल्लाह आपकी शादी को हो गए हैं, तो किस तरह आपने ये सारा मैनेज किया? सर मैनेज ये कि करना पड़ता है, टाइम जो है निकालना पड़ता है। जब पता है कि पढ़ना है तो अपने कामों को खत्म करके अपने 2 टू 3 आवर्स जो है ना, कम से कम भी मैं निकालती थी। और अगर कोई दिन मिस हो जाता था, दरमियान में कोई गेस्ट आ गए, तो नेक्स्ट डे थोड़ा कोशिश करती थी कि ज्यादा टाइम और या रात को थोड़ी देर बैठ के पढ़ना सुकून से। तो कम से कम भी ना 2 टू 3 आवर्स जो है ना आपने पढ़ना है डेली बेसिस पे। तो आपका सिलेबस फिर जाके कवर होगा, मिनिमम है। या आप अगर फ्री हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं है, तो आप इसको ज्यादा कर लें ताकि आपका अच्छा स्कोर हो टेस्ट में। और ये आपकी तैयारी कितने मंथ्स में, आपके ख्याल से कितने मंथ्स में ये तैयारी हो जाती है? सर अगर इस स्पीड से करें ना आप, क्योंकि हमने पढ़ा होता है एफएससी की बुक्स जो है ना, वो 2 to 3 वीक्स में हो जाती हैं। एक चैप्टर या 2 चैप्टर आप करें या कंटेंट वाइज कर लें ना, तो आपकी ये तैयारी जो है एफएससी बुक 2 to 3 वीक्स में हो जाती है। और बीएस की बुक थोड़ा सा टाइम लेती है। हमारी एनिमल डाइवर्सिटी की बुक होती है, पेपर बी है हमारा, वो थोड़ा सा जो है ना टफ है। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्लासिफिकेशन वगैरह करने को। उसको आप एक दफा अच्छे से 1 मंथ पूरा दे दो। तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, जैसे हमारी दफा तो दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट आई और मई में जाके हमारा टेस्ट हुआ है। बाय लक हमारे हमें इतना टाइम मिल गया, नहीं तो मोस्टली 2 मंथ्स मिलते हैं, 1.5 2 या 2.5 मंथ्स मिलते हैं। तो इस टाइम में अगर आप 3 to 4 और या 2 to 3 और सही वाला पढ़ लें तो तैयारी हो जाती है। अच्छा, आप अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, अपनी ड्रेसिंग के बारे में, अपने सिटिंग पोस्चर के बारे में, जो एक्सप्रेशंस आपने हाथों से, फेस से दिए, सारा डिटेल से ज़रा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत टेंशन होती है कि लड़कियों को लड़कियों को ये टेंशन होती है कि उनकी ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए, वो एंटर किस तरह होंगी, नॉक करना है, नहीं करना, सलाम करनी है, नहीं करनी। तो आपने नॉक किया था, सलाम की थी, क्या किया था? सारा ए टू ज़ी बताइएगा। ओके सर, मैं बताती हूँ। पहली बात है, इंटरव्यू से पिछले दिन रात को आपने अच्छी साउंड स्लीप लेनी है ताकि आप फ्रेश होके जाएं। और अगर हम लड़कियों के जैसे फेशियल वगैरह हम लेती हैं, 2 to 3 डेज पहले अगर आप फेशियल ले सकते हैं, अपना फेस वगैरह क्लीन कर सकते हैं, आप क्लीन कर लें। मेकअप को बेशक अवॉइड करें, लेकिन आपका फेस जो है फ्रेश होना चाहिए और नीट होना चाहिए फेस आपका। उसके बाद उस रात अच्छा सो के सुबह आप उठें, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि वो आपका हो सकता है वहां पे जाएं आपका लास्ट नंबर हो। जैसे मेरा 18 नंबर था और मेरा शाम को 4:30 बजे इंटरव्यू हुआ, तो मैं 9 बजे की गई हुई थी। तो अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाएं, साथ कुछ खाने के लिए भी पानी वगैरह अपना लेकर जाएं। उसके बाद जो जरूरी चीज है कि आपकी प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपके बोलने से पहले उन्होंने आपकी
बॉडी पोस्चर को, आपके मोमेंट्स को, आपकी ड्रेसिंग को, इन चीजों को जज करना है। तो एक डिसेंट सा ड्रेस डिसेंट कलर में, लोग लड़कियां मैंने वहां देखे ऑरेंज पहन के आई होती है, हील्स पहन के आई होती है, बैंगल्स पहने होते हैं, हैवी मेकअप किया होता है, लेंस वगैरह जो है वो जरा शार्प से लगाए होते हैं। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, आप डिसेंट सा कोई कलर सेलेक्ट करें, व्हाइट हो गया, ब्लैक, जो आप पे सूट करता है ड्रेस। ये फ्रॉक्स वगैरह इन चीजों को अवॉइड करें, सिंपल शलवार कमीज, हिजाब करना वो करें, सर पे दुपट्टा, गाउन भी पहनना तो ओके, आप अपना नीड आप गाउन पहने। तो लाइट सा जो है आप क्रीम वगैरह लगा के फ्रेश सा तैयार हो। हील्स बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो जब रूम में एंटर होते हैं ना, वो टक टक की जो आवाज आती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अब कोशिश करेंगे ये चप्पल जो है सैंडल, इनको भी अवॉइड करें। प्रॉपर एक बांध जूता, कोट शूज टाइप जो डिसेंट से होते हैं ना, उनको पहन के जाएं। मींस ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन जो है डिसेंट होनी चाहिए, तो एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए आपको देख के। उसके बाद मैं बिल्कुल लाइट सा ऐसे डिसेंट सा ड्रेस पहन के इसी तरह अपना, हाँ जी, अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपने अपना थीसिस साथ लेकर जाना है। अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है इंटरव्यू कॉल लेटर पे मेंशन होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपने पहले ही चेक करके रख लेनी है, ताकि उस इंटरव्यू मॉर्निंग में ना किसी हसल का शिकार ना हो आप। चीजें रेडी करके रखिएगा, अपनी आईडी कार्ड वगैरह। सुबह उठें, तैयार हो लाइट सा, उसके बाद टाइम पे वहां जाएं, भागम भाग ना जाए वहां पे, टाइमली आप वहां पहुंच जाए सेंटर में, क्योंकि 10 o'clock से पहले तक वो कहते हैं हमने पीपीएससी हेड ऑफिस अटेंडेंस भेजी नहीं होती है। तो आप जाएं, बैठे, रिलैक्स हो, माहौल का जायजा लें, अटेंडेंस वगैरह करें। बाकी ज्यादा आपने वहां पे लड़कियों से ना डिस्कशन वगैरह नहीं करनी कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है, आपकी कैसी प्रिपरेशन है। सब लोग प्रिपेयर होके आए होते हैं, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप भी हो सकता है। आप अपना वहां पे फोकस करें, बैठ के अपना कुछ रिवाइज करना है तो बेशक मटेरियल साथ लेके जाएं, क्योंकि उसका कोई इशू नहीं होता, आप बैठे होते हैं, मटेरियल आपके पास होता है, अपना पढ़ते हैं बेशक बैठ के। उसके बाद आपकी इंटरव्यू की कॉल आती है, तो इंटरव्यू के लिए पहले आपको रूम से बाहर बिठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके आपसे पहले अंदर रूम में चले जाते हैं। उसके बाद आपको कॉल करते हैं, आप वे नॉक करें हल्का सा दरवाजे पे, हैंडल उसका घुमाएं, अंदर एंटर होने से पहले परमिशन लें उनसे, वो आपको अलाउ करेंगे, चेयर के पास आ जाएं आप, उस पे बैठने से पहले जो है परमिशन लें। वो आपको वैसे तो खुद ही कह देते हैं कि आज ये बेटा बैठ जाए, नहीं तो आप परमिशन लें और बैठें। जो पोस्चर है आपकी, कमर बिल्कुल सीधी, रिलैक्स होके बैठना है बिल्कुल आपने, लेकिन ऐसे बिल्कुल कमर के साथ टेक लगा के टांगे आगे वो करके ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे पोस्चर में आपने रिलैक्स होके बैठना है। और अपने हाथों को नहीं मसलना, नाखूनों को नहीं कुतरना, आपने रिलैक्स होके अपने हाथ जोड़ के आराम से गोद में हाथ रखें, बैठ जाएं। सामने टेबल होता है, उसमें डॉक्यूमेंट अगर कोई पास है या थीसिस आप अपना वो उस पे रख दें। उसके बाद वेट करें, वो आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या नहीं भी कहते क्वेश्चन तो उनके बोलने का इंतजार करें, वो आपको कहेंगे, और उसके बाद आप स्टार्ट कर दें। हमारी दफा तो वो इंग्लिश को कह रहे थे कि आप ना इंग्लिश में ही सारा मतलब इंट्रो वगैरह दिया इंग्लिश में, उसके बाद भी कह रहे थे कि बेटा आपने आंसर सारे इंग्लिश में करने हैं। तो मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा इंटरव्यू ऑनेस्टली कोई अच्छा नहीं हुआ था सर, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने घर आके कहा था घर वालों को कि मेरा इंटरव्यू ना एक डिजास्टर था, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे डेमो के लिए टॉपिक दिया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करें, उससे रिलेटेड आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह सारा कुछ ड्रॉ करें। उन्होंने मुझसे इंट्रो लिया, इंट्रो में उन्होंने जब देखा कि इसकी डिस्टिंक्शन है, उन चेयरमैन साहब ने, वो जो मैम थी सारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनको कहा कि कैंडिडेट अच्छी है मैडम, आप ना इनको घेरें, जरा कोई टफ टॉपिक दें, इनको चेक करना है हमने। उन्होंने मुझे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, मैं खड़ी हुई, बोर्ड पे गई, सबसे पहले तो ऊपर ना अपने टॉपिक प्रॉपर तरीके से लिखना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने लिख दिया, अक्सर लोग लिखना भूल जाते हैं जल्दी में, रिलैक्स हो, टॉपिक लिखें, उसके बाद स्टार्ट करें। मुझे वो टॉपिक इतना अच्छे से नहीं आता था, ह्यूमन हार्ट मैंने, अब यकीन करें, एफएससी में लास्ट टाइम बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया हुआ था, और घर से मेरे पास सिर्फ 10 डेज थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, मेरी कॉल आ गई थी रिजल्ट के 10 डेज के बाद ना। तो 10 डेज थे मेरे पास, तो उसमें इतना टाइम नहीं था कि डायग्राम्स भी मैं बनाती प्रैक्टिस करती। लेकिन मैंने उनको नहीं कहा कि सर मुझे नहीं आता, सर मेरा टॉपिक चेंज कर दें, या मैं खड़ी होगी वहां जाके स्टिल होके, मैंने अपनी कोशिश की, थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट बनाया। उन्होंने कहा आपने ठीक नहीं बनाया मुझे, मैंने उसको रेस किया, मैंने नहीं कहा कि सर ये ठीक है, मैंने उसको कहा ओके सर, मैंने थोड़ा रेस किया, थोड़ा उसको मजीद नीट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अभी भी नहीं ठीक, तो मैंने फिर थोड़ा उसको ठीक किया, उसके बाद थोड़ा मैंने उनको वर्बली बताया। दूसरे सर कहते हैं कि आप बेटा टॉपिक चेंज दूसरा दे दूं आपको, तो मैम कहती नहीं, जो टॉपिक मैंने दिया है ये उसी को करेंगी, वरना नहीं।
तो उन्होंने टॉपिक भी नहीं चेंज करने दिया। लेकिन ये उन्होंने जो चीज चेक की ना मेरी, अब मुझे टॉपिक नहीं हुआ, इतना ऐसा कमांड नहीं थी मेरी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं ड्रॉप हुआ, मैंने शिवर नहीं किया वहां पे, एंजाइटी का शिकार नहीं, रिलैक्स रही, जितना मैं कर सकती थी मैंने अपने टॉपिक को जस्टिफाई किया। 3 to 4 मिनट्स लगे होंगे, उन्होंने खुद ही कह दी ओके बेटा चेयर पे वापस आ जा। चेयर पे वापस आई हूँ, तो जब अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको, तो मैंने सिर्फ, सामने चेयरमैन साहब बैठे होते, साइड पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, मैंने सिर्फ चेयरमैन साहब से अपना आई कांटेक्ट नहीं रखा, मैंने अपना इंट्रो दिया स्लोली और इंग्लिश में दिया, लेकिन तीनों के साथ जो है ना मैं अपना बारी बारी आई कांटेक्ट रखती रही हूँ, ना मैंने नीचे देखा, आहिस्ता आहिस्ता सर घुमा घुमा के तीनों से आई कांटेक्ट रखा है। डेमो दिया, डेमो के बाद मैं दोबारा चेयर पे आके बैठ गई। फिर उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की मेरे से, पहले मैम ने स्टार्ट की, उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस पूछे मुझसे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूछा, बॉटल नेक इफेक्ट वगैरह पूछा, उसमें बॉटल नेक इफेक्ट की डेफिनेशन मेरी थोड़ी सी खराब हुई, तो मतलब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन का आंसर खराब हुआ। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे, एटमॉस्फेयर की लेयर्स पूछी, कोल्डेस्ट लेयर, हॉटेस्ट लेयर, ये सर उसामा ने हमें पढ़ाया हुआ था, ये मुझे आता था इस वजह से। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद और भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद चेयरमैन साहब जो है उन्होंने ज्यादा जनरल क्वेश्चनिंग की, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे, फेवर्ड पर्सनालिटी पे, वुमेन कोटा पे और इस तरह की चीजों पे ना उन्होंने डिस्कशन की। तो मैंने अपने आप को हेल्दी डिस्कशन में इंगेज रखा, जितनी बात वो पूछ रहे थे उससे रिलेटेड उतना ही मैं जवाब दे रही थी। तो एट द एंड उन्होंने मुझे जो है बेस्ट ऑफ लक कहा, मैंने परमिशन ली, अपना थीसिस वगैरह उठाया और मैं बाहर आ गई। जी ठीक है। अच्छा, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि सर मैं एक हमारे बात पास और टाइम कहना कम है। चाहूंगी, जी जी जी, ये आप मेरा करें। ना एक तो टेस्ट में मेरे मार्क्स पूरे थे, और इंटरव्यू मैंने आपको जैसे बताया मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं था, मेरा डेमो ही नहीं अच्छा हुआ था, इंटरव्यू तो बाद में स्टार्ट हुआ, वो तो मैंने घर आके वैसे ही कहा था कि नहीं अच्छा हुआ। लेकिन जो है मुझे एकेडमिक्स मेरे पीछे जो है वो अच्छे रहे, तो उन्होंने मुझे सेव किया। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि हर बंदे के पास ना कोई ऐसी एबिलिटी होती है जो उसको सेव कर लेती है। बस आपने जो है ना उसमें उस टाइम पे जो थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है ना, थोड़ी सी सही वाली एफर्ट कर लेनी होती है। मेरी एकेडमिक्स में पहले वो 8 साल अच्छे एफर्ट्स के साथ पढ़ती रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ कमी बेशी थी, उसने मुझे कवर कर लिया। अगर आपके एकेडमिक्स थोड़े वीक हैं, आप इस टाइम थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लें, तो इंशाल्लाह आपका भी कवर हो जाएगा और आराम से हो जाता है। आपके मार्क्स कितने कितने बने हैं, रिटर्न में, इंटरव्यू में और एकेडमिक्स में? सर एकेडमिक्स में तो उन्होंने मुझे 42.104 दिए आउट ऑफ 40, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही उन्होंने ज्यादा कैसे दी। तो 42 दिए उन्होंने एकेडमिक्स में मुझे, और टेस्ट में मेरे 59 मार्क्स थे, वो हाफ होके लगे हैं, आई थिंक 29.5 लगे हैं, और इंटरव्यू में मेरे 62 बने हैं सर। जी ठीक है। अच्छा, तो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अच्छा, आपसे कोई प्रैक्टिकल के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने? प्रैक्टिकल के हवाले से नहीं सर, एफएससी के मुझसे किसी प्रैक्टिकल के हवाले से? सर बड़ी जनरल सी क्वेश्चनिंग की थी उन्होंने, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके देख रहे थे, बेसिक डेफिनेशन या बेसिक चीजों में डिफरेंसेस वगैरह। मेरे तो साथ जितने लोग थे किसी से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चनिंग नहीं हुई, लोगों की थीसिस में से क्वेश्चनिंग हुई थी कुछ में से, लेकिन प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन मेरे साथ वालों में से किसी से नहीं हुई। फाइलम से कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? नहीं सर, मेरे से फाइलम से नहीं पूछा, लेकिन और लोगों से फाइलम से पूछ रहे थे। वो फाइलम की क्लास आर्थ्रोपोडा पे बहुत फोकस कर रहे थे, उसकी क्लासिफिकेशन पूछ लेते, लेकिन डीपली वो नहीं इतना पूछते, बस जनरली पूछ रहे होते उन चीजों को भी। मतलब ओवरऑल वो तमाम टॉपिक्स को टच कर रहे होते हैं? हाँ जी सर, सब तमाम टॉपिक्स को, एवोल्यूशन है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, ये सेल्फ की जो बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी, ये डोमेन्स है 6-7 जो मेन जोलॉजी की, वो सबको टच करते हैं। अच्छा, टेस्ट के अंदर किन टॉपिक से ज्यादा आया था पेपर? सर जो मेरा टेस्ट था उसमें वाइल्ड लाइफ से भी इस दफा आया हुआ था, और मतलब 4-5 क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ के थे, बाकी फिशरीज से भी आया हुआ था,
और जनरल सा zoology में से था, बेसिक सा, इतना मतलब टफ नहीं था टेस्ट। और वेबसाइट्स आप दोबारा बता दें जिनसे सर आपने एक तैयारी की। सर मैंने एंड पे देखी थी इनको, एग्जाम विडा एक तो है, और एक की मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, BYJY या इस तरह का बीजूज है, वो इंडियन वेबसाइट है। तो एज इट इज स्टेटमेंट के साथ, एज इट इज ऑप्शन के साथ MCQs उठाए होते हैं, 2 या 3 तो आए ही होते हैं। और फिशरीज से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? सर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, फिशरी से भी ये जनरल से ही थे क्वेश्चन, कि आई थिंक ग्रास कार्प से रिलेटेड एक था, कि वो कितना कंज्यूम करती है सीवीड को, और इस तरह के एक आध और थे फिशरीज से कम होते हैं, इस दफा थे 2-3 क्वेश्चंस। पाकिस्तान की नेशनल आई थिंक फिश पूछी हुई थी, और एक दो और इस तरह के थे, मुझे अब एग्जैक्ट सर याद नहीं, भूल गया सर मैं, तो कुछ कुछ याद है बस। अच्छा, इन वेबसाइट्स के जो नेम्स हैं वो मैं ग्रुप के अंदर बता दूंगा आप लोगों को। तो ये जो वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है ना, ये वीडियो जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिख दूंगा वेबसाइट के लिंक्स। सर एक और तरीका भी मैं बताऊं बच्चों की तैयारी के लिए, एक तो हम ये करते हैं ना, पहले एक जी बुक जी, को बता पढ़ दें। लिया फिर दूसरे को। दूसरा तरीका जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना, वो सर कंटेंट वाइज तैयारी है। मीन्स एक चैप्टर है ना, आप फर्स्ट ईयर बायो से पढ़ें, फेडरल बायो से पढ़ें, और मिलन हार्डले से पढ़ें, वो एक कंटेंट आपका पूरा कवर हो जाता है। एट द एंड आप उसी से रिलेटेड वेबसाइट पे MCQs देख लें, एक टॉपिक आपका फुल फ्लेज प्रिपेयर हो जाता है। कंपेयर इस कंपैरिजन में पढ़ना जो है ना, मुझे ये ज्यादा इफेक्टिव लगता है। और एक और बात, जो नोट्स मैं कह रही हूँ ना बनाए, ये नोट्स इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर टाइम कम होता है, तो इतनी चीजें हम रिवाइज नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट चीजों के जब छोटे छोटे नोट्स बने होंगे ना, तो आप एक दफा देखेंगे आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, वहां पे छोटे छोटे आंसर्स ही देने होते हैं, टू द पॉइंट, छोटी सी डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल, बस इस तरह। आपने कैम्बल पढ़ी थी बुक? ये एक स्टूडेंट नहीं पूछ सर, रही है। नहीं सर, मेरे पास पढ़ी हुई है, मैंने पढ़नी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। वो कहते हैं कि जी। अच्छी बुक है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था उसके लिए। वो एंड पे रखे हैं आप, पहले सब सब लोग यही सजेस्ट करते हैं, पहले FSC पे फोकस करें, वो बेसिक्स होते हैं, फिर मिलन एंड हार्डले जो मेन बुक है उसको करें, उसके बाद जेनेटिक्स के या ये इसकी जो कुछ कुछ टॉपिक है ना, वो PS वर्मा की बुक से करना, उसके बाद कैंपबेल पे चले जाए, अगर टाइम बच गया आपके पास। और कोई जिसने क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग बोल के भी पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें, मैं अलाउ करूंगा, आप बोल के पूछ लें। इशफाक, ये लेक्चर जोलॉजी के टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और सर लेक्चरर जोलॉजी के टेस्ट की जो मैंने प्रिपरेशन की थी, आप यकीन करें, उससे थोड़ी सी मैंने बायो, उससे प्लांट पोर्शन थोड़ा सा साथ पढ़ा है, तो मेरा लेक्चरर बायो का टेस्ट भी क्लियर है, उसका भी मेरा थर्सडे को इंटरव्यू है। तो एक मतलब तैयारी से ना, आप एक दफा सही तैयारी कर लें, तो आपके दोनों टेस्ट तो पास हो जाते हैं आराम से। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका लेक्चर बायोलॉजी का भी टेस्ट क्लियर है। मेरी एक और स्टूडेंट है नूरीन अस्कर, उनका भी लेक्चरर जोलॉजी के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है और उनका भी लेक्चर बायोलॉजी का टेस्ट क्लियर है। तो माशाल्लाह, आप दोनों के जो हैं वो दोनों के टेस्ट क्लियर हैं। तो लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा उसका भी बता दें, उसके यस पेपर सर। के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। सर उसके पेपर के हवाले से ये कि जोलॉजी में मेन जो है ना बेसिक्स, वो FSC है। दोनों पेपर्स के लिए पहले FSC पढ़नी है। जोलॉजी के लिए हमने मिलर एंड हार्डले पे मूव कर जाना है, और उसके लिए बायो के लिए हमने FSC की बुक्स में प्लांट पोर्शन भी पढ़ना है। जोलॉजी की तैयारी में हम प्लांट पोर्शन
स्किप कर देते हैं। पहले आपने वहां से प्लांट पोर्शन पढ़ना है, उसके बाद ना उसकी बुक है रियाजुल हक रामे साहब की, 3 पेपर्स हैं उनके भी ABC, उनको थोड़ा थोड़ा अपने बेसिक बेसिक चीजों को टच कर लेना। तो मैंने सर बायो का एक दफा पहले भी टेस्ट दिया था, वो जस्ट प्रैक्टिस दिया था। तो जोलॉजी पोर्शन जो है ना वो ज्यादा आया होता है, बॉटनी पोर्शन मुझे लगता है कम आता है, प्लांट पोर्शन कम होता है। तो अगर जोलॉजी पे पूरी ग्रिप है, जीके आपका प्रिपेयर है और प्लांट पोर्शन आपको बिल्कुल बेसिक आता है ना, आपका 110% जो बायो का टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपने मेरा बैच 13 ज्वाइन किया था, हालांकि आपने बैच 1 में कांटेक्ट किया था, लेकिन आपने बैच 13 ज्वाइन किया था। तो मेरा बैच आपको कैसा लगा था और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मुझे आपका बैच पहली बात तो बहुत अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड साथ बैठ के आपके लेक्चर्स सुनते होते थे, वो तो कहते थे नेक्स्ट इन फ्यूचर भी कोई रिलेटेड तुम्हें ज्वाइन करना हो तो तुम जरूर करना। आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आपका जो आप एक जो है ना प्रॉपर एक टॉपिक जो उसको हर लिहाज से उसको कवर करके उसको डिलीवर करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप। तो और जो एक तरीके से मतलब लेके आपने सारा जो है ना क्लियर किया। मेरी जीके जो थी ना सर बिल्कुल नील थी, आपकी वजह से मेरी जीके की एटलीस्ट बेसिस डेवलप हो गई है। आपके बैच को ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब पे मैंने ड्रामे देखना बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री से रिलेटेड जियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज में इन चीजों पे आ गई, इन चीजों को देखती हूँ। एक इंटरेस्ट डेवलप किया आपने मेरा जीके में। पहले तो पता ही नहीं था सही से चीजों का कि कॉन्टिनेंट में मुल्क कौन कौन से कॉन्टिनेंट है कहाँ पे, इतना पुअर जीके था मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सा इंटरेस्ट डेवलप है, हस्बैंड से डिस्कशन कर लेती हूँ मैं जीके से, करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक पे। पहले मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो और आपके सारे नोट्स जो है वो मेरे पास पड़े हैं अभी, इन फ्यूचर भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको गो थ्रू करती रहा करूंगी। अच्छे आपने अच्छे नोट्स हमें सर प्रोवाइड किए। अच्छा, वो तो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं थे किए, मैंने लेक्चर दिए थे। आपने खुद नोट्स किस तरह बनाए? यानी मैं जब लेक्चर देता था और मैं टेस्ट देता था, तो आप किस तरह नोट्स बनाती थी और आप किस तरह लेक्चर को लेकर चलती थी? सर मैं आपके लेक्चर के ना जब आप डिलीवर करते थे उसी टाइम साथ साथ एक तो उसको नोट डाउन करती थी, कुछ कुछ ब्लैंक्स में जगह दरमियान में छोड़ती थी, कोई एडिशनल पॉइंट में जब उसको पढूं तो मुझे ऐड करना हो तो मैं उससे ऐड कर लूं, या गूगल पे उस रिलेटेड टॉपिक को सर्च कर रही हूँ तो कोई मजीद पॉइंट मिले तो मैं उसको ऐड करूँ। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आप दे देते थे तो उनको दोबारा भी सुन लेती थी ताकि मेरा लेक्चर जो है रिवाइज हो जाए। तो मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब आपने लेक्चर दिया और मैंने उसके नोट्स ना बनाए। अलग अलग सेपरेट मैंने हर चीज के उसमें नोट्स बनाए हुए अपने। और आपने जीके के रेलिवेंट, यानी मेरे जीके के अलावा भी आपने कोई कंसल्ट किया था जीके के लिए, कोई एकेडमी, कोई बुक वगैरह? नहीं सर बस आपका जीके, और कहीं कुछ नहीं किया मैंने। तो जीके जो बस है आपके इसके उस वो 20 एनफ था सर वो। एमसीक्यूज आते हैं लेक्चर बायोलॉजी में, लेक्चर जोलॉजी के अंदर। तो क्या आपके यस सर। नजदीक, आपने 2 लेक्चरर के टेस्ट क्लियर किए हैं, क्या आपके नजदीक जीके इंपॉर्टेंस रखता है लेक्चरर के पेपर में? सर मैं कहती हूँ जीके जो है ना की प्लेयर है। देखिए सारे सब्जेक्ट के लोग बैठे होते हैं, सब्जेक्ट सबने पढ़ा होता है, सारी उम्र पढ़ा होता है। तो जो डिफरेंस आता है ना मार्क्स में वो जीके की वजह से आता है। एक बच्चा जिसको एडिशनल 20 में से 10-15 एमसीक्यूज आते हैं तो वो तो जाहिर बात, तुक्का लगाना जो है वो और बात है, और कंफर्म आपको एक चीज आना वो और बात है। जो सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं हम सब्जेक्ट अच्छे से कर लें, जीके कोई नहीं तुक्के लगा लेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाते हैं। तो जो जीके के आप 10 या 12 भी आपको ठीक तरीके से एमसीक्यूज आते हैं ना, तो ये आपकी गेम चेंज कर देता है। आप जो है ना उनमें जो पास हुए कैंडिडेट्स हैं उनमें फॉल कर जाते हैं आप। तो जीके से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरे पास जो है ना और इंटरव्यू में भी वो, सर पूछते हैं जीके ना, बेसिक जीके पूछते हैं इंटरव्यू में भी आपसे। अच्छा मेरे पास लड़कियां आती हैं जोलॉजी की, बॉटनी की और बायो से रेलिवेंट, या दूसरे जो लेक्चरर की। मैं उन्हें ये बात समझा समझा के थक जाता हूँ कि जीके बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, 80% जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर 20% जीके ना भी करें तो खैर है। तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है, अगर 20% जीके छोड़ दिया सर ये जाए? तो
20% पहली बात तो छोड़ना नहीं चाहिए, या ये तो वो बंदा छोड़े ना जिसको श्योरिटी हो कि मैं 80 में से 70 to 75 तो बिल्कुल सही लगा के आऊंगी। ऐसा होता नहीं है, इतने नहीं सही लगते हैं, क्योंकि वो काफी मतलब उस टाइम बंदे को कुछ चीजें मिक्स भी हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको जीके आप बहुत एडवांस लेवल पे बेसिक ना करें, क्योंकि थोड़ा होता है, लेकिन आपको बेसिक बेसिक चीजों को, कंप्यूटर की बेसिक चीजों का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह का, कॉन्टिनेंट्स का, इन चीजों का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम खाली सब्जेक्ट पढ़ के पास टेस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता इस तरह। मेरी फ्रेंड्स हैं ना मेरे साथ जो जीके नहीं पढ़ा, जिन्होंने सर का बैच नहीं ज्वाइन किया, या जीके कभी इनको हाव ना ही नहीं जीके की, किसी का भी टेस्ट पास नहीं, ना बायो का ना जोलॉजी का। सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा है जिन्होंने कि अपने हम अपना सब्जेक्ट कर लेते हैं, जीके रहने देते, नहीं हुआ। क्योंकि जोलॉजी बायो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप कितना उसको पढ़ेंगे। तो आप अपना उनको बेसिक चीजों को कवर करें, उसके थोड़ा सा जीके करें आप, तो ये हो आपका मतलब हो जाता है, आप नहीं छोड़ सकते जीके को। अच्छा, थोड़ा ये क्वेश्चन आया है कि डेमो से रिलेटेड थोड़ा सा बता दें क्या पूछते हैं, और जिनको थीसिस नहीं करवाए गए उनकी तरफ से उनके लिए कोई इफेक्ट तो नहीं होता? या किसी ने अगर एमफिल नहीं की, कोई एमएससी चला गया, तो आपके नजदीक कोई एज है एमफिल को? सबसे पहली बात तो ये जो लेक्चरर की जॉब है ना, ये बैचलर्स बेस्ड जॉब है। एमएससी जिन्होंने की है, बीएस, एमफिल का इसमें कोई रोल नहीं है। और अभी जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, इसमें 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अभी उन्होंने अपना बीएस कंप्लीट किया। एमफिल में कुछ लोग हैं जिन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया हुआ। तो एमफिल का कोई मार्क्स नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो इस मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं है, जब उसका रोल ही नहीं है, ना कोई एज मिलता है। इसका कोई आपको वो नहीं देते। और एमफिल की डिग्री में अपनी लेके गई थी, यकीन करें वो उन्होंने मांगी ही नहीं मेरे से, वो मेरे उसमें डॉक्यूमेंट्स में ही पड़ी थी। सिर्फ उन्होंने बैचलर्स तक की डिग्रीज ली थी और वो अंदर गई थी, एमफिल की मेरी मेरे पास रही थी। थीसिस वो उनका मूड होता है, किसी बच्चे का देख लेते, किसी बच्चे का नहीं देखते। तो ये बात अपने जहन से निकाल दे कि एमफिल आपको उस टाइम पे कोई एज देगा। जो चीज एज देगी वो आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन, और जो चीजें आप वहां पर डिलीवर करेंगे उन चीजों की प्रेजेंटेशन, इन चीजों ने आपको एज देना, एमफिल ने एज नहीं देना। दूसरी बात, जो डेमो टॉपिक्स की बात है, वो आपसे कोई डायग्राम ड्रॉ करवा सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी दफा जो करवा रहे थे ज्यादा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम करवा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया करवा लिया, कोई सेल ऑर्गेनेली करवा ली, या कोई साइकिल ड्रॉ करवा लिया, यूरिया साइकिल हो गया, क्रेब साइकिल हो गया। तो इस तरह की चीजें जब आप चैप्टर प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको लगता है कि इस चीज पे कोई डेमो हो सकता है। जैसे हमारा मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट हो गया, ये चीजें जो कोई मैकेनिज्म है, कोई साइकिल है, कोई इस तरह की सिस्टम की डायग्राम है, वो करके जाएगा। इससे रिलेटेड टॉपिक पे वो डेमो लेते हैं। और जरूरी नहीं है वो डेमो लें, लेकिन मोस्टली डेमो लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जिनसे डेमो नहीं लिया उन्होंने। जी जैनब, आप जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो आगे फ्यूचर में लेक्चर जोलॉजी का टेस्ट देना चाहते हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहती हैं? मैं उनको सिर्फ सर यही मशवरा देना चाहती हूँ कि लोगों की बातों में ना आए। जो लोग डिसहार्ट करते हैं, मिस गाइड करते हैं कि जी सिफारिश हो जानी है, लोगों ने सीट्स खरीद लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर तवज्जो दें। आप फुली सेटिस्फाइड हो अपनी तैयारी से, इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी। और आपका जो दूसरी बात, इंटरव्यू में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो चेक कर रहे थे। और कॉन्फिडेंस लेवल तब आपको आता है जब आपके अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होती है। तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा बहुत जीके आप अपना साथ साथ लेके चलें। तो अपनी तैयारी पूरी करें, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए कि होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। अब मेरी दोस्तें हैं, वो कहती नहीं मुझे होना ही नहीं है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। अब कहती हैं कि अच्छा यार हो जाता है, हमें भी थोड़ा हौसला हुआ है, अब हम भी पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, सारे एक्स वाई जी लोगों की बातें जो है ना, आप इनको इग्नोर करें। जब आपको फ्रूट मिलेगा ना, तो फिर लोगों को पता चलेगा। ऐसे लोग बातें ही करते रहेंगे। तो बिल्कुल मिसगाइड ना हो किसी की बात से। आप पढ़ें अपना, और पढ़ेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कभी आपको फील हुआ था कि में मतलब आप हाउसवाइफ हैं, बहुत ज्यादा काम है, फैमिली को साथ लेकर चलना है, और मेरी क्लासेस भी लेनी थी, सारा कुछ करना था, और अपना जोलॉजी का भी पढ़ना था, कभी आपको फील हुआ कि आपसे नहीं होगा ये? नहीं सर, मुझे यकीन करें, एक दफा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझसे नहीं होगा।
मैंने ऐसी कोई बात सोची ही नहीं कि ये नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग करते हैं, वो करते ही हैं, वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं, वो कोई और से तो नहीं आए होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग तो नहीं होते, और कोई हमसे भी ज्यादा बिजी लोग होते हैं जो कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कभी मेरे ज़हन में नहीं आया कि मुझसे ये नहीं होगा, बल्कि इस तरह मुझे लगता था कि मेरे से इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने मेरे एक ही दफ़ा कहने पे अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आप नहीं सर, सबको ये आपका सेशन जो है बहुत-बहुत पसंद थैंक्स आया जो होगा। आपने जी, जी, बोलें आप। नहीं सर, आपका बहुत-बहुत थैंक्स जो आपने इतना गाइड किया। तो मेरी दुआ है कि आपके बैच से और बच्चे भी जो हैं वो सिलेक्ट होते जाएँ और उनको भी कामयाबियाँ इसी तरह मिलें सर। आमीन। देखिए, मेरी तो यही कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हों, लेकिन आजकल जो मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके पास काम ही बहुत ज़्यादा है। उनसे पूछ लो तो वो दिन-रात बिज़ी बहुत रहते हैं। तो मुझे दुःख होता है उन्हें देख के, जितने उनके पास काम है। ना उनके पास क्लास लेने का टाइम है, ना उनके पास टेस्ट रेडी करने का टाइम है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कभी आपकी ज़रूरत हुई तो वेलकम हम सर। आपको ज़हमत देंगे। जी, बिल्कुल सर, श्योर। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।